बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। कानून के जानकार इसे मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत बड़ा फैसला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिया है। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, आइए जानते हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी। धारा 125 के मुताबिक धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके तहत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान। अगर पर्याप्त साधन हो तो भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आजीविका का साधन न होने पर भत्ते की मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है। 1985 के बहुचर्चित शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नया कानून बना दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धारा 125 हर धर्म की महिलाओं के लिए कानून है। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला कहा कि धारा 125 जो सीआरपीसी के वो सेक्युलर कानून है, पर्सनल कानून है, माने धर्म विशेष का कानून नहीं है, हर धर्म की महिलाओं का कानून है। और दूसरा, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को, बौद्ध महिलाओं को, सिख महिलाओं को, जैन महिलाओं को, क्रिश्चियन महिलाओं को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भी ये कहता है कि महिलाओं को महिला के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया है। और इसीलिए हम लोग अक्सर मांग करते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका भी रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125, ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता मिलता है। इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है, तब भी वो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर MP से सटे यूपी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन एक बार फिर चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कांवड़ यात्राओं में डीजे बजने से उनका दिल धड़कने लगता है। दरअसल यूपी में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक है। ये बात ST हसन को खल रही है और वो डीजे की तुलना अस्त्र शस्त्र से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं।
पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को इजाजत दिए जाने के मसले पर भी निशाना साधा और कहा कि लाउडस्पीकर पर बैन लगाने वाली सरकार क्या डीजे पर रोक लगा सकती है। मुहर्रम पर बोलते हुए कहा कि बीते 200 से 300 सालों से ये सब चल रहा है। लोग जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं, इस जुलूस को रोकने की जरूरत क्या है? बंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ उसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है? और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। पार्टी ने एसटी हसन के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा है। क्या सरकार मुहर्रम पर हथियारों के प्रदर्शन की छूट दे दे? ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी? हथियारों पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई तो अचानक डीजे बजने से दिल धड़कने लगा एसटी हसन का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून और संविधान का पालन होगा। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है। एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा और धार्मिक जुलूसों में डीजे बजाने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोग हैवी डीजे लेकर चलते हैं, हैवी डीजे बजने से उनका दिल धड़कने लगता है। सरकार धार्मिक आयोजनों में डीजे पर रोक क्यों नहीं लगाती है? सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आगे लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ मेले में डीजे को लेकर दिए बयान पर साधु संतों में नाराजगी जताई है। संतों ने कहा कि अगर उन्हें कांवड़ मेले में बजने वाले डीजे से दिक्कत है तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। भगवान शिव सर्वमान्य और हिंदुओं के आदर्श भगवान हैं, देवता है, इसलिए उनके महोत्सव को हम धूमधाम से नहीं मनाएंगे तो फिर इस देश में नीरसता छा जाएगी। भगवान शिव के दूत आते और धूमधाम से मस्ती के साथ आते, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जिन ऐसे लोगों को आपत्तियां हैं वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश घूम आए, जब तक कावड़ का समय है तो अच्छा रहेगा। दरअसल यूपी में त्योहारों पर सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ यूपी में डीजे को लेकर सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एमपी से सटे राजस्थान में प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। सूबे की सरकार ने बजट पेश करते हुए मंदिरों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए सूबे की सरकार ने खजाना खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम मंदिर का विकास। भजनलाल सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है।
इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। त्योहारों के लिए विशेष साज सज्जा का प्रावधान। दिया कुमारी ने त्योहारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए। इसमें होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल हैं। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट और कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दौरे पर ऑस्ट्रिया के मशहूर शहर वियना पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों ने पीएम मोदी का वंदे मातरम की धुन के साथ स्वागत किया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रिया अपने शानदार संगीत के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही करीब 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों के लिए सबसे खास यह है कि दोनों देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और से भी बड़ी ऐतिहासिक बात, 41 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक का फन कुचलने के लिए सेना के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है। सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकी सिर्फ हथियारों से ही ये जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने नार्को टेररिज्म का जाल भी फैला रखा है। न्यूज 18 के इसी मॉड्यूल को बेनकाब न्यूज 18 करने जा रहा है और यह बताने जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये छद्म युद्ध छिड़ रखा है। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं हमारे संवाददाता अन्वित श्रीवास्तव और आकाश शर्मा। दहशतगर्दी का नार्को मॉड्यूल बेनकाब, ड्रग्स के सहारे पाकिस्तान की जहरीली साजिश। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है, आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो रही है और आतंकियों तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संसाधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बनी हुई हैं, यानी इन्हीं चुनौतियों में से एक है नार्को टेररिज्म, यानी मादक पदार्थों के कारोबार की चुनौती। आज न्यूज 18 इंडिया उस सोर्स का पर्दाफाश करने वाला है जहां से जम्मू कश्मीर तक नशीले पदार्थों का जहर फैलाया जा रहा है। और इस खबर की तलाश ने हमें पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया।
यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद हमारे सामने जो कुछ आया उसने हमारी पूरी टीम को सन्न कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के एक एक्टिव नेटवर्क से संपर्क साधने में कामयाब रहे। पहले तो इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद उनमें से एक ने राज उगलने के लिए हामी भर दी। इस शख्स ने नार्को टेररिज्म और उसके पूरे नेक्सस की कहानी बताई। ये एक तंगडार की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर सब की बात है। पौंछ, लजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जगह जगह की बात है सर। जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को हर जगह का पता है, हर जंगल का पता है, हर वो बॉर्डर का पता है, किस बॉर्डर में किस जगह में हमें क्या करना है। फिर वो लाते हैं वहां पे, वहां लाकर फिर भेजते हैं इनको, ये लाते हैं सीधा इधर। जब इधर पहुंच गया तो फिर आगे खुल हो जाती है। फिर आगे जब नाके पे कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो गया। उधर तो फेंसिंग है ही नहीं है सर, उस पार फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग ऐसी पार है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक और पड़ाव तक पहुंचना था। ये पड़ाव था पुंछ। यहाँ हमने अपने एक सूत्र से संपर्क किया जिसने हमें नाम न बताने की शर्त पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के दावों का पूरा सच बयान किया। टेररिज्म और ड्रग्स को अलग नहीं कर सकते। पहले जब यहाँ टेररिज्म आया, फिर उसके साथ ड्रग आया। उससे पहले ड्रग का कोई नाम नहीं था, और वो जो ड्रग अब आया है वो अब हमारी नस्लों की जड़ों में चला गया है। अब वो पूरी सोसाइटी को खराब कर रहा है। जब लोग ड्रग में पड़ जाते हैं तो फिर वो टेररिज्म में भी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म के जरिए भी नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बात का पता ऐसे भी चलता है कि सरहदी इलाकों से कई बार ड्रोन और करोड़ों के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं। तो आतंक और नशे का ये कनेक्शन भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन इस नशे के कनेक्शन से भी निपटने के लिए इंडिया के जवान तैयार हैं। बहरहाल इंदौर में गुंडों का आतंक ऐसा कि हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गया। अवैध मकानों में रह रहे बदमाशों ने इस कदर आतंक मचाया कि लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुंडों का आतंक पलायन को मजबूर। हिंदू परिवारों की सुनो गुहार। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें इंदौर की हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाएं हिंदू परिवार की हैं। ये सभी लोग आजाद नगर थाना इलाके के स्कीम नंबर 94 में रहते हैं, लेकिन इनका वहां रहना बदमाशों ने मुश्किल कर दिया है। गुंडों का आतंक इतना है कि बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, ये लोग बदमाशों की वजह से पलायन को मजबूर हो गए हैं। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशा पूरी करता है। हमारे घर के बाहर खड़े रह के हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हड्डे बड़े बड़े हड्डे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे जीना नाम का महिला निकलते उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहा है, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद से। इन लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और अवैध मकानों में चल रहे बदमाशों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। एडीएम ने जांच की बात कही है, साथ ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि वहाँ उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इंदौर देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। ऐसे में हिंदू परिवारों का गुंडों की वजह से पलायन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द प्रशासन पीड़ित लोगों की मदद करेगा और कानूनी कार्रवाई होगी। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।
तो इंदौर शहर में इस तरह की परेशानी वाकई में चिंता का सबब भी है, जब एक वर्ग विशेष के गुंडे लोगों को परेशान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। तब जाकर वो प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन सवाल है कि आखिर प्रशासन इस पर एक्शन क्या लेता है। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में कामों को लेकर बेहद गंभीरता दिखाते रहे हैं। काम पूरा नहीं होने पर नाराजगी तो दिखाते ही हैं, अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज पटना सिटी के कंगन घाट पर, जहां मरीन ड्राइव के तीसरे फेज के लोकार्पण के वक्त काम पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी के साथ ही अफसरों से विनती भी की। सवाल यही कि आखिर अधिकारी मुख्यमंत्री की सुनते क्यों नहीं। सर ऐसा मत कीजिए। अरे ये क्या, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं, मगर किसके सामने? और क्या नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ और पैर पकड़ने की जरूरत आन पड़ी? और ये सब दोनों डिप्टी सीएम, बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सांसद रविशंकर प्रसाद के सामने हुआ। हैरानी उन्हें भी हो रही है कि ये हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री की ये कौन सी नई स्टाइल है? कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी पैर पकड़ने की बात कहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल गाय घाट के कंगन घाट के करीब 3.5 किलोमीटर पुल के ऊपर बने सड़क लोकार्पण का कार्यक्रम था। सीएम नीतीश कुमार को मौजूद अधिकारी पुल और सड़क के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, और ये जानकर कि सब कुछ ऑन टाइम है, मुख्यमंत्री खुश भी थे। तभी अधिकारियों ने सीएम को राघोपुर पर बन रहे पुल के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी पूछ लिया कि कब तक पूरा होगा। अति उत्साह में अधिकारियों ने भी 2025 तक काम पूरा होने की जानकारी दे दी। बस क्या था, मुख्यमंत्री के चेहरे का रंग ही बदल गया। अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। तभी मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी से अपने स्टाइल में एक अपील की। वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत मामले को समझ चुके थे और प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी उन्होंने समझाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस अधिकारी को मीडिया के सामने खड़े कर ये भी कहलवाया कि पुल इसी साल तैयार हो जाएगा, और तब जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। सर राघोपुर का कनेक्टिविटी हो जाएंगे सर। नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर। इससे पहले भी सीएम से जुड़ी ऐसी ही अपील वाली तस्वीर सामने आई थी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बिहार के विकास कार्यों के प्रति अपनी सजगता जता रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम बचा है उसे समय से पहले जरूर करवा लें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो विकास के मद्देनजर नीतीश कुमार की तत्परता नई नहीं है, लेकिन यह अंदाज वाकई नया था जब हाथ जोड़कर वो अधिकारी के सामने विनती करते नजर आए कि भाई विकास जिसका मकसद हम लेकर चल रहे हैं उसे पूरा करिए, आपके लिए चाहिए क्या ये बताइए। बहरहाल खबर असरदार में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जलवायु परिवर्तन का खतरा